हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ज्वाइंट प्रॉपर्टी से यदि आपको रेंटल इनकम होती है तो उस पर टैक्स कैसे चार्ज किया जाता है और आपको अपनी आईटीआर में उसे कहाँ दिखाना होता है, टीडीएस इस पे कैसे डिडक्ट किया जाता है और आईटीआर में आपको यदि इस रेंटल इनकम की टीडीएस क्लेम करनी है तो आप कैसे कर पाएंगे और जॉइंट प्रॉपर्टी के केस में आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होने चाहिए, इसको इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं। तो देखिए, जॉइंट प्रॉपर्टी का बेसिकली मतलब ये होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग हिस्सेदार हों। अब कोई प्रॉपर्टी जिसमें कि हस्बैंड 50% शेयर्स रखता है, 50% वाइफ का शेयर हो सकता है, या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है जो कि आपके पेरेंट्स के नाम पे हो और उसमें आपके मम्मी और पापा दोनों लोग हिस्सेदार हो, या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है जिसमें कि HOF का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। आपकी कोई ऐसी जॉइंट प्रॉपर्टी है जिसमें कि आप और आपकी वाइफ दोनों ही हिस्सेदार हैं और उसके लिए रेंट पे उठाने के लिए एक रेंट एग्रीमेंट सबसे पहले आपको फॉर्म करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, और ये रेंट एग्रीमेंट टेनेंट और हस्बैंड के बीच में इस्टेब्लिश हुआ है। मंथली रेंट जो रेंट एग्रीमेंट के आधार पर डिसाइड की गई वो 1 लाख रुपीज़ पर मंथ की है, जिसमें कि टेनेंट को हस्बैंड को पे करना है। ओनरशिप की बात करें तो 50% जो शेयर होल्डिंग्स है वो हस्बैंड की और 50% वाइफ की है। और दोस्तों, एनुअल रेंट जो टोटल कलेक्ट हुआ वो 12 लाख रुपीज़ का हुआ। टेनेंट को यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना होगा क्योंकि जो रेंट का अमाउंट है वो 50,000 रुपीज़ के ऊपर क्रॉस कर चुका है। और टेनेंट को जो टीडीएस डिडक्ट करना होगा दोस्तों, वो सेक्शन 194(I)(B) में डिडक्ट करेगा। और 1 अक्टूबर 2024 से इसके टीडीएस के रेट भी चेंज हो चुके हैं, तो 2% के रेट से टेनेंट टीडीएस डिडक्ट करेगा और हस्बैंड के पैन पर वो डिपॉजिट करा देगा सेक्शन 194(I)(B) में। टेनेंट के द्वारा जो टोटल टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा इस ट्रांजेक्शन के लिए वो 24,000 का किया जाएगा। और टीडीएस जो डिपॉजिट होगा वो फॉर्म 26AS जो कि हस्बैंड का है उसमें रिफ्लेक्ट करने लगेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे जो भी क्वेरीज आप देख रहे हैं, इन सारे क्वेरीज का जो रिप्लाई है इसी एग्जाम्पल में आपको मिलने वाला है। तो रेंट एग्रीमेंट हस्बैंड और टेनेंट के बीच में हुआ है और टेनेंट जो है यहाँ पे पूरा रेंट का पेमेंट कर रहा है। तो इस केस में सबसे पहली बात तो ये है कि 26AS में 24,000 का जो टीडीएस से टेनेंट डिडक्ट करेगा तो 26AS में ये टीडीएस रिफ्लेक्ट करेगा हस्बैंड के। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें कि 50% हस्बैंड का शेयर है और 50% वाइफ का शेयर है। यहाँ पे जो रेंट एनुअल बेसिस पे जो रिसीव कर रहा है हस्बैंड 12 लाख रुपीज़ का, जो कि टेनेंट 1 लाख रुपीज़ पर मंथ आपको पे कर रहा है। तो इस 12 लाख रुपीज़ के रेंट में 50% हस्बैंड का यदि शेयर है तो 6 लाख रुपीज़ हस्बैंड की रेंटल इनकम हो गई और वाइफ की भी 6 लाख रुपीज़ रेंटल इनकम हो गई। लेकिन यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि जो 24,000 की टीडीएस डिडक्ट हुई है ये सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड के 26AS में रिफ्लेक्ट करेगा, वाइफ के 26AS में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी तो देखिए यहाँ पे कैसे टैक्स चार्ज किया जाता है। सबसे पहले तो हस्बैंड को अपने आईटीआर में, अब वो चाहे आईटीआर 1 फाइल करे, 2, 3 या 4 फाइल करे, उसको अपने आईटीआर में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शेड्यूल में इस 6 लाख रुपीस के रेंटल इनकम को रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसी तरीके से वाइफ भी यदि आईटीआर 1, 2 या 3, 4 को फाइल करती हैं तो उनको भी ये रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में रिपोर्ट करना होगा 6 लाख रुपीस का। तो इस रेंटल इनकम को यदि आप डिवाइड करके रिपोर्ट करते हैं तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो कि न्यू टैक्स रेजिम में 3 लाख रुपीस की मिलती है दोनों को ही मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आप दोनों लोगों को मिल जाएगा। इसकी वजह से कि हो सकता है कि आपकी जो ये एनुअल रेंटल इनकम है जिस पे कि टैक्स आप दोनों के लिए बहुत ही कम आए, इसलिए प्रोपोर्शनल बेसिस पे यदि आप 50% की होल्डिंग रखते हैं तो उस केस में आपको रेंट को उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड करके अपने आईटीआर में रिपोर्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए टीडीएस जो है वो हस्बैंड के पैन नंबर पे डिपॉजिटेड है, 26AS में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस केस में भी दोस्तों टीडीएस को भी आप डिवाइड
डिवाइड कर सकते हैं। तो आप जो रेंटल इनकम यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे अपनी ITR में वो 6 लाख रुपीस का करेंगे, और इसी तरीके से वाइफ भी अपनी ITR में 6 लाख रुपीस की रेंटल इनकम को रिपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलता है, सेक्शन 24 में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 30% का। तो 30% आपको भी मिल जाएगा, 30% आपकी वाइफ को भी मिल जाएगा। तो आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम हाउस प्रॉपर्टी से आएगी वो दोस्तों कम आएगी। यहाँ पे दोस्तों जो TDS अमाउंट है वो 12,000 रुपीज हस्बैंड क्लेम करेगा और 12,000 वाइफ क्लेम करेगी। इनफैक्ट वाइफ का जो 26 AS है उसमें जो TDS का अमाउंट है वो नील दिखेगा, लेकिन जो टोटल 24,000 डिडक्ट हुआ है, लेकिन TDS को भी यहाँ पे डिवाइड किया जा सकता है। तो हस्बैंड जब TDS के अमाउंट को क्लेम करेगा तो उस वक्त उसे सिर्फ 12,000 ही क्लेम करना है। जो रिमेनिंग 12,000 होगा उसके लिए उसको ये डिस्क्लोजर जो है सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी हेड में उसे इस अमाउंट को क्या करना होगा, बताना पड़ेगा कि ये अमाउंट जो है किसी दूसरे पर्सन को बिलोंग करता है, मतलब स्पेशली जो स्पाउस है उसको बिलोंग करता है। इसके बाद उस पर्सन के यहाँ पे पैन नंबर आपको इंटर करना है, उसका आधार नंबर इंटर करना है। इसके बाद जो टेनेंट है जिसने कि TDS डिडक्ट किया है उसका आपको टैन नंबर यहाँ पे इंटर करना होगा, आधार नंबर इंटर करना होगा, नेम इंटर करना होगा टेनेंट का। यदि हस्बैंड अपने ITR में ये डिस्क्लोज कर देता है कि ये TDS स्पाउस को बिलोंग करती है तो वहाँ पे इस TDS के शेड्यूल को उसे फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। और ये TDS जो है स्पाउस ही अपने में क्लेम कर पाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब हस्बैंड अपना ये TDS का शेड्यूल अपडेट कर देगा तो इजीली जो वाइफ है वो अपनी TDS शेड्यूल को फिलअप कर सकती है। और यदि इस केस में यदि कोई भी मान लीजिए कि इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आती है तो आप इजीली उसको प्रूफ सबमिट करके आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये है कि वाइफ जो अपनी ITR में TDS की क्रेडिट को क्लेम कर रही है, इसके लिए क्या स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट से जो कि आपको अपने पास रखने हैं। तो यहाँ पर आपको एक तो रेंट एग्रीमेंट की कॉपी रखनी है, दूसरी ये कि प्रॉपर्टी ओनरशिप की पेपर्स, मतलब उस प्रॉपर्टी में आप दोनों लोग ज्वाइंटली होल्ड कर रहे हैं तो उसका पेपर्स रखना है। इसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन जो है बनानी पड़ेगी कि जो रेंटल इनकम हो रही है उसमें आप लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, और दूसरा TDS का भी डिक्लेरेशन आपको उसमें बनाना पड़ेगा कि दोनों लोगों ने यहाँ पे TDS को डिवाइड किया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर सकते हैं कि जो भी रेंट एग्रीमेंट बनाया जा रहा है वो आप ज्वाइंटली बनाइए, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों मिल करके और टेनेंट यहाँ पे एग्रीमेंट फॉर्म करें, और टेनेंट जब भी TDS डिडक्ट करे तो यहाँ पे दोनों का ही शेयर वो डिवाइड कर दे, ठीक है। 50,000 रुपीज़ के ऊपर पर मंथ की इनकम यदि आ रही रेंटल वाली तो उस पर TDS डिडक्ट करना है। तो ऐसे केस में वो हस्बैंड के लिए अलग TDS रिटर्न फाइल करे और वाइफ के लिए अलग TDS रिटर्न फाइल करे। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपको ये सब काम नहीं करना होगा और दोनों लोगों को 26 AS में ये जो है TDS रिफ्लेक्ट करेगा और हस्बैंड वाइफ दोनों लोग ही अपनी ITR में इसकी क्रेडिट को क्लेम कर पाएंगे। तो आप जो है ये बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं, या फिर यदि टेनेंट ने सिर्फ हस्बैंड के नाम पर ही सब कुछ कर रखा है तो फिर जो मैंने आपको रूल बताया उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।